यस मैम। यस मैम। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया आपका। अभी आपको आज जो पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। सेंडर यानी कि मैं, रिसीवर यानी कि आप, जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, यानी मैं सेंड कर रही हूँ मैसेज और आप रिसीव कर रहे हैं। इनकोडिंग, सांकेतिक भाव क्या है मेरा, मेरा किस टॉपिक पे भाव दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। संदेश क्या है मेरा, कम्युनिकेशन चैनल किस माध्यम से दे रही हूँ मैं आपको, फोन के माध्यम से दे रही हूँ, वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ, किस माध्यम, या मैसेज के माध्यम से दे रही हूँ। तो जो चैनल है आपका वो हो गया आपका कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि मीडियम क्या है आपका इनकोडिंग डिकोडिंग करने का, सेंडिंग रिसीविंग का। डिकोडिंग संकेतवाचक, और फीडबैक, जो लास्ट में फीडबैक आता है कि हमने मैसेज क्या छोड़ा, उसका स्पष्टीकरण, फीडबैक, राइट। ये हो गया हाईलाइट। अब हम करेंगे इसको आगे। कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडर, सेंडर और कम्युनिकेटर इज द पर्सन हु इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन एंड हैज conceptualize the idea that the intend to convey it to others। समझ गए, यानी कि जो मैं मैसेज आपको दे रही हूँ वो आपको मिल रहा है, आई एम अ सेंडर। वह पर्सन जो किसी संदेश, मैसेज, आदेश, ऑर्डर या सूचना को इन्फॉर्म करता है, देता है, दूसरों तक पहुंचाता है, उसे सेंड करता है, उसे प्रेषक कहते हैं, हिंदी में प्रेषक कहते हैं सेंडर को, ठीक है। कम्युनिकेशन के समय यह अपने विचारों को दूसरे के सामने रखता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि मैं जो इस वक्त आपको बोल रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है आपका सुनना, किस चीज के लिए, समझने के लिए, मुझे फीडबैक देने के लिए लास्ट में। अब आप जो मुझसे बोलेंगे वो मैं अच्छे से सुनूंगी, तो आप क्या हो गए, सेंडर हो गए, और मैं रिसीवर हो गई। लास्ट में जो आपका मैसेज होगा मैं उसका फीडबैक दूंगी आपको कि आपने जो मैसेज मुझे दिया वो मुझे स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ, करेक्ट। इनकोडिंग क्या होती है, द सेंडर बिगिंस विद द इनकोडिंग प्रोसेस वेयर इन he use certain words or non-verbal methods such as symbols, sign, body, gesture, etc। इनकोडिंग यानी कि जो आप मैसेज दे रहे हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, साइन के थ्रू, सिंबल, साइन, गेस्चर, ये आपको पता होगा कि सब बॉडी लैंग्वेज के पार्ट्स हैं। सिंबल बोले तो मान लीजिए मैं, मेरे पास एक एप्पल है ना, एप्पल है ना, तो मैं आपको एप्पल दिखाऊंगी, इशारों में बात कर रही हूँ मैं आपसे, सिंबल दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। साइन क्या हुआ, किसी चीज की आकृति, आप साइन दे रहे हैं, मतलब एक इशारा दे रहे हैं। बॉडी गेस्चर क्या हुआ, आप कैसे खड़े, सपोज मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने ऐसा फेस बनाया, मेरा बॉडी गेस्चर चेंज हो गया, मेरा पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो गया मेरा, तो आप समझ जाएंगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं स्माइल पास कर रही हूँ, या फिर मैं आप लोगों में से कितने लोग आंखों की भाषा समझते कि यार आंखों को देख के ही पता चल जाता है इंसान का मूड कैसा है, आप समझते हैं इस चीज को? यस मैम। हाँ, मतलब आंखों को देख के, इंसान का चेहरा देख के नहीं पता चल जाता कि वो गुस्से में है, कि वो बहुत पोलाइट है, या इस वक्त उसका मूड है, कूल है बिल्कुल, या बहुत ज्यादा इस वक्त उसको क्रोध आया हुआ है। तो ये आप बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं, गेस्चर से समझ जाते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। ये किस लिए है आप समझ जाते हैं, टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इनटू अ मैसेज। आपको मैसेज मिल गया कि सामने वाला भाई आज गुस्से में है, आज उससे मुझे कुछ नहीं बोलना है, अंडरस्टूड। द सेंडर्स नॉलेज, स्किल, perception, background, competencies, etc. has a great impact on the success of the message। आप समझे, जो भी आप गेस्चर यूज करते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, उसका इम्पैक्ट सामने रिसीवर पे जरूर पड़ता है, अच्छे मैसेज पे पड़ता है। आप मान लीजिए कि आपने किसी को एक्सप्रेशन ऐसा दिया कि आप बहुत गुस्से वाला एक्सप्रेशन है, राइट, बट सामने वाला समझ जाएगा कि आज इसका मूड खराब है, तो वो कैसा मैसेज गया उसको, अच्छा या बुरा? बुरा। बुरा मैसेज गया, क्योंकि आपका गेस्चर ही खराब है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त उससे बात करने के मूड में नहीं है, आप गुस्से में है, वो कूल माइंड में है, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है इस कम्युनिकेशन का। तो कहने का मतलब जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका सिंबल है, आपका साइन है, जो है वो उसको बता रहा है कि आप किस मूड में हैं, तो वो अच्छा कम्युनिकेशन में है, आपकी बुरे कम्युनिकेशन में है। ये आपके बॉडी लैंग्वेज पे इम्पैक्ट डालता है, बहुत आपके कम्युनिकेशन पे इम्पैक्ट डालता है आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अंडरस्टूड, गॉट माय पॉइंट। इनकोडिंग
वह है जब हम सूचनाओं को समझने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये संकेत शब्दों, संख्याओं, चित्रों या शारीरिक भाव के रूप में भी हो सकते हैं। अभी मैंने वही आपको बताया, शब्दों यानी कि आप प्यार से किसी से बोल रहे हो या गुस्से से बोल रहे हो, उस शब्द का इम्पैक्ट सामने वाले पे जरूर पड़ेगा, राइट। आप संकेतों में कुछ बोल रहे हो, इशारों में बोल रहे हो, जैसे चले जाओ, जैसे अभी मेरी क्लास चल रही है और सडनली कोई मेरे कमरे में आ गया, मेरे क्लासरूम में आ गया, तो मैं क्या बोलूंगी कि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं उसको इशारा दूंगी कि आप चले जाओ। तो ये क्या है? सांकेतिक भाषा, मतलब चले जाओ, ठीक है। शब्द जो मैं आपको बोल के बोलूंगी, और शारीरिक जैसा कि मैंने बताया, आपका बॉडी गेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, गुस्सा है, प्यार है, या आप किसी को कुछ विनम्र भाव से कहना चाहते हो, रिस्पेक्टफुली आप उससे रिक्वेस्ट करना चाहते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका गेस्चर सारी बातें बता देता है। 3 चीजें हैं, शब्द, ठीक है, और आपका शारीरिक भाव, आपका एक्सप्रेशन। ये चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है, आपके संकेतों से रिलेटेड है, आपके कम्युनिकेशन पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। समझ गए? ये जब लास्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ना, वर्बल नॉन वर्बल, ये आपको क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली। मैसेज क्या है? Once the encoding is finished, the sender gets the message that he intended to convey. आप समझे इसका मतलब क्या हुआ? मैसेज ही कम्युनिकेशन का मेन सब्जेक्ट होता है। चाहे आप जिस रूप में मैसेज छोड़ें, वो मैसेज ही मेन इंडिकेटर होता है। जब किसी को मैसेज भेजता है तो वह इसमें अपने मन में आए हुए विचारों को भेजता है, और किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे आदेश, निर्देश, सूचना, निवेदन आदि। यह मैसेज लिखित, मौखिक, कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया संकेतों के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, साइन के थ्रू आप जो भी मैसेज देते हैं, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, वो आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। वो मैसेज हो जाता है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो सामने वाले को। सेंडर क्या रिसीव करेगा आपसे? जो आप देंगे। गॉट माई पॉइंट? यस मैम। मुझे थोड़ा सा जोश दिखाइए आप लोग, तभी मजा आएगा पढ़ाई करने में। यस यस यस, मैम। जोश, यस मैम। यस जोश। थोड़ा जूम कर दीजिए। कम्युनिकेशन चैनल, आप इतना अच्छा अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसा पार्ट है ना आपकी लाइफ का। दिस इज नॉट ओनली फॉर नेट जेआरएफ, दिस इज फॉर होल लाइफ। कम्युनिकेशन वो पावरफुल वर्ड है कि आप पूरी दुनिया में इससे कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल अगर हाई है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आज की डिमांड है ना, क्या करेंगे? तो communication channel, the sender chooses the medium through which he wants to convey his message to the recipient. Communicator यानी कि मैं चूज करूंगी कि मुझे आपसे कैसे बात करनी है। Either it can be phone, can be video call, right? It can be message or it can be written. समझ गए? वो सेंडर डिसाइड करता है, सेंडर के हाथ में है कि वो किस तरीके से, कौन सा माध्यम चूज करता है आपसे बात करने के लिए। इट मस्ट बी सिलेक्टेड केयरफुली इन ऑर्डर टू मेक द मैसेज इफेक्टिव एंड करेक्टली interpreted by the recipient. The choice of medium depends on the interpersonal relationship between the sender and the receiver, and also on the agency of the message being sent. Oral, virtual, written, sound, gesture, etc. are some of the commonly used communication medium. आप समझे? अभी जब मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो सकता है, कि कम्युनिकेटर क्या चूज करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके रिलेशंस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा कम्युनिकेशन का मीडियम चूज करने वाला है, यानी कि माध्यम। संदेश को जिस तरीके से प्राप्तकर्ता को भेजे जाते हैं, या संदेश भेजने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उसे मीडियम या माध्यम कहते हैं। यह आमने सामने हो सकता है, लेटर के द्वारा हो सकता है, ईमेल या फिर टेलीफोन आदि माध्यम से हो सकता है। ठीक है, भेजा जा सकता है, वह उस तक पहुंच जाए और उसे समझ में आ जाए। That is communication process. यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा? Say yes or no. Yes, ma'am. Yes मैम। जोश, कम्युनिकेशन में आप
ओके, सो अब यहाँ रिसीवर क्या करता है? द रिसीवर इज द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज इंटेंडेड और टारगेटेड। टारगेटेड कौन है इस वक्त? रिसीवर क्या कर रहा है? रिसीवर का टारगेट क्या है? मैसेज को रिसीव करना, रिसीव करना। लेना। मैं मैसेज आपको दे रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, यू आर रिसीविंग दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है? He tries to comprehend it in the best possible manner such that the communication objective is attained. The degree to which the receiver decodes the message depend on his knowledge of the subject matter, experience, trust and relationship with the sender. अब मैंने आपको जो मैसेज दिया वो रिसीवर ने क्या, उसको किस वे में लिया, वो उसके नॉलेज पे, उसकी ट्रेनिंग पे, उसके थॉट्स पे, उसकी डिग्री पे डिपेंड करता है कि वो उस मैसेज को किस वे में अपने अंदर लेता है। समझे? मैंने कुछ बोला, आपने उसको कैसे लिया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसके लिए संदेश भेजा जाता है या जो संदेश को प्राप्त करता है उसे रिसीवर प्राप्तकर्ता कहते हैं। प्राप्तकर्ता को चाहिए कि संदेश को प्राप्त करें और उसे समझने का प्रयास करें। अब मैं आपको जो बोल रही हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तभी आप इस टॉपिक को भी समझ पाएंगे। Am I right? Yes, ma'am. मैं जो भी टॉपिक पे आपको इस वक्त पढ़ा रही हूँ वो टॉपिक आपको समझ में आएगा तो ही वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंडर और रिसीवर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। समझे? फर्स्ट स्लाइड में मैंने बोल दिया था कि सेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिसीवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मैं आपको बोल रही हूँ अगर मैं ही बोलती रह जाऊंगी, आपको समझ में ही कुछ नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा? इशारों में बताया था मैंने आपको कि क्या हो जाएगा। कमान, आप कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं। मैम एक बार रिपीट करेंगे, आपने क्या बोला? मैंने बोला कि उस दिन एक किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम अगर खुद से बातें करते रहे तो वो क्या हो जाता है? इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल। तो अगर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में अगर आप मन में बात कर रहे हैं या अकेले कमरे में खुद से बात कर रहे हैं, दैट इज ओके। लेकिन मान लीजिए अगर बात कर रहे हैं अपने आप से, खुद से इशारों में बातें कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं और सामने सडनली कोई आ गया, वो क्या बोलेगा आपको? पागल। पागल समझेगा। इजी मैड, ये क्या बातें कर रहा है, इसको कोई भूत भूत तो नहीं चढ़ गया इसके ऊपर? सिंपल टेंडेंसी यही है ना ह्यूमन, हम आफ्टर ऑल रियल ह्यूमन बीइंग तो कुछ भी सोच सकते हैं, हमारे दिमाग पे कोई रोक नहीं है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस लागू होता है कि मान लीजिए मैं आपको कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना, और आपने उससे समझा नहीं, तो ये अधूरा हो जाएगा कम्युनिकेशन हमारा, क्योंकि आप समझे नहीं ना उस चीज को। मैंने जो बोला आपने समझा नहीं तो अधूरा हो जाएगा। यानी कि सेंडर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और रिसीवर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का जो रोल है, दोनों के परफेक्ट रोल से बनता है पावरफुल कम्युनिकेशन। अब आप समझे? यस मैम। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया यूजीसी नेट में, आपको मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, whose role is important in communication process, सेंडर और रिसीवर और बोथ, तो क्या लिखेंगे? बोथ आर इम्पोर्टेंट। कोई एक नीचे नहीं, कोई एक ऊपर नहीं, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एक परफेक्ट पक्का कॉम्बिनेशन से बेस्ट कम्युनिकेशन बनता है, राइट? अब डिकोडिंग को समझ लेते हैं। डिकोडिंग क्या होता है? Here's the receiver interpret the sender's message and tries to understand in the best possible manner. An effective communication occurs only if the receiver understands the message in exactly the same way as it was intended by the sender. डिकोडिंग वो होता है कि सेंडर ने आपको कुछ भेजा और रिसीवर ने उसको परफेक्ट वे में समझ लिया। मतलब कि मैंने बोला यस तो आपने उसका मीनिंग यस ही समझा, दैट इज डिकोडिंग। समझे? आपने उसको सही वे में, पॉजिटिव वे में लिया, उसी एग्जैक्ट मीनिंग के साथ एक्सेप्ट किया, दैट इज डिकोडिंग। डिकोड का मतलब उस मैसेज को अपनी भाषा में समझना जो मैसेज उसे प्राप्त हुआ, अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर संदेश को उसी रूप में समझना जिस तरह प्रेषक उसे समझना चाह रहा है। आप समझे?
जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आपने उसी रूप में उसको समझ लिया, दैट इज Decode. डिकोडिंग। जोश के साथ बोलिए, सोना नहीं है, कम्युनिकेशन की क्लास है। जोश के साथ, That is decoding. यस, दैट इज डिकोडिंग। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि रिसीवर क्या है, सेंडर क्या है, डिकोडर क्या है। Yes, ma'am. ठीक है, अब आते हैं फीडबैक क्या होता है। Feedback is the final step of the process that ensure the receiver has received the message and interpreted it correctly. यानी कि सेंडर ने कुछ भेजा और रिसीवर ने उसको करेक्ट वे में, क्लोज द डोर, करेक्ट वे में लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अच्छा फीडबैक मिला उसको, है ना। इट करेक्टली इट इज वॉज intended by the sender. It increases the effectiveness of communication as it permits the sender to know the efficiency of his message. The response of the receiver can be verbal or non-verbal. यानी कि फीडबैक, मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपने उसको इनकोड किया, आपने लिया, और आपने कितने अच्छे से लिया वो आप मुझे थ्रू द मैसेज, थ्रू द वर्बल, थ्रू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बताएंगे कि फीडबैक देंगे कि आपने उसको बहुत अच्छे से समझ लिया। फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस का लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बिना कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी नहीं होती है। किसी भी मैसेज को जब रिसीवर की ओर से इस बात की पुष्टि होना कि उसने मैसेज को प्राप्त कर लिया है और उसे समझ लिया है, उसे फीडबैक कहते हैं। जैसे ए ने बी से कुछ कहा, यानी मैंने आपसे कुछ कहा, बी ने उसी तरह उसे समझा और फिर उसके बारे में कुछ कहा, यह फीडबैक कहलाता है। मैंने आपसे कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने उसे समझा कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, और आपने मुझे बताया कि हाँ, आपने मुझे बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब कि एक परफेक्ट मैसेज आपको पहुंच गया कि आप बहुत अच्छे हैं, तो फीडबैक हो गया। ये आपने मुझे फीडबैक दे दिया कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मैम ने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने वही सुना जो मैम ने बोला कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ, तो वो फीडबैक आपने मेरे को दे दिया, दैट इज फीडबैक। एंड इट इज लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, फीडबैक। अब समझ में आ गया आपको कि पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है। Yes, ma'am. जी मैम। क्विक रिकैप कीजिए कोई एक, जी मैम। क्विक रिकैप। एनीबडी? मैम पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आपने बताए थे, सेंडर, सेकेंड एन्कोडिंग, देन मैसेज, देन चैनल, देन रिसीवर, decoding, and last one is feedback. फीडबैक, यस। Yeah. So नहीं, एक्सप्लेन इट, तभी तो मैं समझूंगी, आप समझ पाए, पूरे एंटायर प्रोसेस को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप विद इन ए सेकंड टिक मारेंगे आप। मैम सेंडर आई थिंक वो होता है जो मैसेज को सेंड करता है, फर्स्ट जहाँ से स्टार्टिंग होती है, लाइक आई एम राइट नाउ आई एम अ सेंडर एंड आप अभी रिसीवर है, तो मैसेज है, फिर जो आप पे मैसेज आपको मिलता है उससे पहले उसको शायद इनकोड करते हैं, मतलब जो मैंने मैसेज दिया है रिसीवर को, तो वो मैसेज लेने से पहले उसकी इनकोडिंग होगी, मतलब वो उसको उस तरह से समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, इनकोडिंग होगी। फिर किस माध्यम से वो मैसेज होगा, मतलब उसका एक माध्यम होगा, चैनल होगा, या तो लेटर के थ्रू, ईमेल या टेलीफोन के थ्रू, मैसेज किस वे में, किस माध्यम से रिसीवर के पास जाएगा, फिर रिसीवर उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो डिकोड करेगा, मतलब जिस तरह से सेंडर ने उसको भेजा है क्या प्रॉपरली वो उसको मतलब कितने अच्छे ढंग से या किस तरीके से उसको रिसीव कर पाता है, उसको डिकोडिंग कहते हैं। और फीडबैक होता है कि द फाइनल वन इज कि जो भी सेंडर ने भेजा है रिसीवर को, तो वो उसको किस वे में लेता है या उसका क्या फीडबैक है उस मैसेज के लिए। तो वो जो फीडबैक होता है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके का हो सकता है। इधर वो उसको रिस्पॉन्स यस या नो या गुड में देगा, या कोई सिंबल भी दे सकता है, लाइक कोई भी साइन से भी वो उसको कह सकता है कि हाँ मुझे मैसेज परफेक्टली समझ में आ गया है। परफेक्ट, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है।
तो ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस, कोई कुछ कह रहा है? जी मैम मैम जैसे मैम हम ये थंब दिखाते हैं, जब मैसेज होता है ना, कोई भी हम मैसेज लेते हैं या साइन दिखाते हैं, जैसे थंब का साइन या विक्ट्री का साइन, तो आई थिंक वो नॉन वर्बल में आता वो होगा। नॉन वर्बल है। मैंने बोला ना कि मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया, मैंने इशारे का एग्जांपल दिया कि मैं जिस कमरे में पढ़ा रही हूँ उस कमरे में सडन कोई आ गया, अभी आया कोई, तो मैंने क्या बोला? क्लोज द डोर। आपके सामने बोला क्लोज द डोर, मीन्स की डोंट डिस्टर्ब मी। मैंने क्या किया? इशारा किया, उसने देखा नहीं, तब मैंने वर्बली उसको बोला कि क्लोज द डोर। तो मैंने क्या किया? मैंने दोनों ही कर दिया आपके सामने, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इशारों इशारों में। तो ये जो सांकेतिक भाव होता है ना, ये सब जगह इंप्लीमेंट नहीं होता, कुछ ही होता है जो यूनिवर्सल टाइप का होता है। अब मुझे आप में से कोई एक बताइए कि यूनिवर्सल टाइप का इशारा क्या होता है, यूनिवर्सल टाइप के साइंस क्या होते हैं, यूनिवर्सल टाइप के भाव क्या होते हैं जो हम बिना बोले नॉन वर्बल में यूज कर सकते हैं? हाथ से इशारा करना, आगे जैसे पानी पीने बताइए, के आप लिए बताइए। पानी पीने के लिए हम इशारा करते हैं, हाथ से कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल, अगर पानी की प्यास किसी को लगी है तो हाथ से इशारा करेगा, तो ये सारे यूनिवर्सल हैं, तो हाथ से इशारा करना। ओके, मैम नॉडिंग नॉडिंग जो हम नहीं जो बोलते हम नॉडिंग करते हैं, वो भी तो यूनिवर्सल इशारा होगा। हेलो मैम, यूनिवर्सल सिंबल ये भी होगा कि अगर हम कहीं भी अपने भारत का झंडा रिप्रेजेंट करें तो कोई भी जान जाएगा कि हम भारतीय हैं बिना कहे। डिपेंड करता है कि हमारे हाथ में भारतीय झंडा ही होना चाहिए, इंडियन फ्लैग होना चाहिए ओनली, हाँ है ना? तो क्योंकि जी। फ्लैग तो सभी घुमाते हैं, पर हमारा इंडियन फ्लैग है। अच्छा, और कोई इशारा बताइए जो मैम यूनिवर्सल होगा। जैसे राइट और लेफ्ट का जो सिंबल होता है वो हर जगह आई थिंक सेम होता होगा, जैसे ट्रैफिक रूल्स। है ना, ट्रैफिक हाँ मैम, रूल्स वाले ट्रैफिक सिंबल सिग्नल्स होते भी हैं। वैसे। ओके, देन डेंजर का साइन इस मैम करके आगे एम्बुलेंस तो वगैरह है, एम्बुलेंस भी है, वो भी तो कॉमन ही है। जैसे रोड क्रॉस करना है तो उसके लिए वो जो इशारा है, चलने वाला स्कूल है तो वो जो सिंबल है वो कॉमन सब तरफ है। वो जो सिंबल्स में आ गया ना, मैं वर्बल नॉन वर्बल की बात कर रही हूँ। नॉन वर्बल में और ऐसा कौन सा साइन होगा जो हम यूनिवर्सली यूज कर सकते हैं? मैम बाय। मैम स्माइल। बाय। Yes, मैम ma'am. ट्रैफिक पुलिस का सिग्नल, हाथ का जो इशारा रहता है। थम्स अप। Thumbs up, ma'am. हम टेक्नोलॉजी जैसे पे मैम जो खेल क्रिकेट इमोजीज में होते 6 हैं, का हम साइन होता है, इमोजीज 4 होते का हैं साइन यस, व्हाट्सएप होता है। वगैरह में, यस एंड इमोजीज। नो, यस एंड नो, ऐसा होगा। और मैम क्या हम हो जो सकता है? इमोजीज का यूज करते हैं टेक्नोलॉजी में, भूख लगती है तो हम बच्चे को भी, जैसे किसी ने इशारा किया खाना खाना है, भूख लगी है, तो ये भी तो एक साइन हो गया आपका, यूनिवर्सल है, क्योंकि खाना हम माउथ से ही इंटेक करते हैं। तो हुआ मैम ना? मैप मैम ये कम्युनिकेशन प्रोसेस करके है, तो इसका जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा उल्टा जैसे लग रहा है मैम। जैसे कि प्रेषक और प्राप्त करता है, तो उसके बाद संकेत भाव है ना। यहाँ देखिए क्या लेकिन लिखा है, तो यहाँ ये माध्यम राइटिंग में पहले क्या होना लिखा चाहिए ना मैम। है, राइटिंग में क्या लिखा है देखिए, सेंडर रिसीवर इनकोडिंग मैसेज कम्युनिकेशन मीडियम डिकोडिंग एंड फीडबैक, जी जी है ना? इसको समझना जी है। यहाँ हिंदी भी मैम। है और और इंग्लिश भी है। मैम ये प्रतिपुष्टि है मैम, तो ये प्रतिपुष्टि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ऐसा। हाँ, दोनों हो सकता है। प्रतिपुष्टि तो कुछ भी, आप मेरे, अब मैंने आपको कैसा पढ़ाया, आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आप मुझे अच्छा पढ़ा रहे हो, तो आपके ऊपर है वो, आप कैसा फीडबैक मुझे दे रहे हो, है ना? इट्स अप टू यू। मैं थोड़ी जबरदस्ती बोलूंगी कि नहीं आपको अच्छा ही बोलना है मेरे लिए, नो, वट एवर यू आर फीलिंग यू हैव टू गिव मी द फीडबैक, लाइक दैट ओनली। ओके, तो ये इसके लिए जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, आप खुद बताइए कि आप क्या समझ पा रहे हैं, मैं जो समझा रही हूँ आप समझ पा रहे हैं? जी मैम। हाँ, बेस्ट फॉर मी, दैट इज बेस्ट फीडबैक, है ना? मैम इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अरे इसमें क्वेश्चन वही जो मैं आपको भी समझा रही हूँ, वही क्वेश्चंस हैं। क्या समझा रही हूँ मैं आपको? इसमें साइंस आ सकते हैं, साइन सिग्नल्स। अब इसमें कैसा आएगा, मैंने आपको, ए ने कुछ मैसेज दिया, ठीक है, बी ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, इज दैट गुड कम्युनिकेशन? नो नो। नो मैम।
क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मान लीजिए ए ने आपको कुछ मैसेज भेजा, ठीक है, और आपने उस मैसेज को बिना पढ़े फीडबैक दे दिया, नेगेटिव फीडबैक, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? नॉट इफेक्टिव। नॉट इफेक्टिव, अनइफेक्टिव मैसेज, अनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं इसका क्वेश्चन इतना इजी बनता है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का, बहुत ही इनकोडिंग क्या होता है, ठीक है, डिकोडिंग क्या होता है। अच्छा, मेरे दोस्त ने मेरे को एक मैसेज भेजा है कि मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है, उसने ये लिख के मुझे भेजा है, तो वो कौन सा माध्यम कहलाएगा? वो माध्यम बताइए। संदेश में। ऑफ कोर्स, संदेश यानी कि मैसेज। उसने मुझे मैसेज भेजा कि यहाँ आ जाए। रिसीवर मैम। आवाज नहीं आ रही मैम। मैम वॉइस नहीं आ रहा है आपका। मैम वॉइस नहीं आ रही। हेलो मैम, नो वॉइस। मैम नहीं है क्या? मैम कुछ तो मैसेज कीजिए। मैम क्लास में आपने नहीं। मैसेज डाला है, वो आ रही है, ग्रुप पे मैसेज डाला है। ओके।
ये फ्लक्चुएशन मेरी ही क्लास में क्यों होता है? एवरीबडी इज देयर? कम्युनिकेशन में बैरियर। हाँ जी मैम। ओके, तो मैं कहाँ थी? आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था, पूछिए। जी मैम, वो वही पूछी थी, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आप बताएं। क्वेश्चन इजी है इसका। क्वेश्चन मैं आपको जब क्विज कराऊंगी ना, आप खुद ही 1 सेकंड में इसका क्वेश्चन क्लिक करोगे। जब क्विज कराऊंगी, करेक्ट क्या होता है, मतलब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किसी ने पूछ दिया, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इसको एज इट इज सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है। क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कोऑर्डिनेट्स। आपके अंदर कितनी कर्टेसी होनी चाहिए, कितना आप कंसाइज है, कितना क्लियर है, कितना कॉन्क्रीट है, करेक्ट क्या है, कोहेरेंट क्या है, ये आपको रिदम वाइज, यानी 1 2 3 जिस नंबर पे लिखा है उसी सीक्वेंस में आपको इसे लर्न करना है। ठीक है, अब आगे हम कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। ये आप समझ गए होंगे कि सेंडर क्या है, रिसीवर कौन है, इनकोडिंग कौन करता है, मैसेज क्या है, मीडियम क्या है, डिकोडिंग क्या है, और लास्ट फीडबैक क्या है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैरियर्स, हर्डल्स इन कम्युनिकेशन। कितने लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं और क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं? एक कोई मुझे बताएंगे? मैम अगर हम इंटरनेट पे है, अभी हम जैसे क्लास ले रहे हैं, तो आपका जैसे नेट गया, ये सबसे बड़ा बैरियर है और हर्डल जो। इसको कौन सा बैरियर कहेंगे? मैम ये तो नेट वाला होगा ना, ऑनलाइन जो होगा क्लासेस। नेट बैरियर नहीं होता ना, दिस इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर्स। ओके मैम, फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल कैसे? क्योंकि फिजिकल यहाँ पे कौन है, मेरा लैपटॉप है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, या लाइट पे हमारा जोर नहीं है, उसपे कुछ प्रॉब्लम आ गई, बॉडी में हमारे कुछ जोर नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, फिजिकल बैरियर हो गया कंप्लीटली। जो जिसके थ्रू हम कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, दैट इज फिजिकल। एनीवेज, पहले हम बैरियर पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है। बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स आर समथिंग दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम correctly getting and recepting the message others use to communicate their information, thought and ideas. Some of the example of sorry, स्लाइड प्रेजेंट नहीं है। स्लाइड प्रेजेंट नहीं है, वेट। Now it's showing? यस मैम, यस मैम। तो अभी आप इसी स्लाइड पे हैं, बैरियर्स, हर्डल्स इन कम्युनिकेशन। हर्डल्स मींस बैरियर्स। तो क्या है ये बैरियर्स? जो आपके एक परफेक्ट मैसेज को पहुंचाने से रोकता है, आपके थॉट्स एंड आइडियाज में बाधा डालता है। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स आर इंफॉर्मेशन ओवरलोड, चूजी परसेप्शंस, वर्कप्लेस गॉसिप, सिमेटिक जेंडर डिफरेंस एक्सेट्रा। अब आप मुझे बताएंगे कि वर्क प्लेस पे कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं, और परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है? मैम अगर हम वर्क प्लेस पे, अगर हम लेडीज है, जो हमारा सेक्स वाइज जो है, उस टाइम पे आते हैं कि अलग ट्रीट करते हैं लेडीज को और जेंट्स को अलग ट्रीट करते हैं। ये वर्क प्लेस पे एक बहुत बड़ा है देखने का नजरिया लोगों का। ये बैरियर्स आ सकते। ठीक, बहुत अच्छा आपने बोला, ये बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा आपने, कि जब हम किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहां पे लेडीज और जेंट्स में एक जरा सा भी फर्क नजर आ जाता है कि यार वो लेडी है, उसके बस का नहीं है करना, दिस इज ऑल्सो अ बैरियर इन करियर। बैरियर और करियर का बहुत ज्यादा कोरिलेशन है यहाँ पे, बैरियर एंड करियर। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, एज अ लेडी आपसे अगर किसी भी तरह का भेदभाव रखा जाता है, पार्शलिटी रखी जाती है, दैट इज ऑल्सो अ बैरियर इन योर करियर। ठीक है, तो वो वर्क प्लेस पे हो गया। परसेप्शन क्या हो सकता है? मैम लैंग्वेज बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो बाद में करेंगे। परसेप्शन में क्या होगा? परसेप्शन में क्या होगा?
प्रत्यक्षीकरण। परसेप्शन मतलब मान लीजिए आपने मुझे कुछ बोला, आपने मुझे बोला कि मैम ये चीज मुझे समझ में आ गई या नहीं आई, और मैंने सोचा कि आपने कुछ और बोल दिया। मेरे मन में आपके लिए अलग से परसेप्शन बैठ गया, किसी के लिए अच्छा या बुरा कुछ भी अपनी तरीके से सोच लेना, दैट इज कॉल्ड परसेप्शंस, राइट। चूजी परसेप्शंस मतलब मैंने आपको कुछ बोला लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आप चूजी हो अपने मामले में। मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मेरे अपने परसेप्शंस है, समझे, मैं अपने तरीके से करूंगी, वो आपका चूजी परसेप्शन हो गया। यानी आप अपने चॉइस पे चलते हो, आप किसी की बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप खुद के परसेप्शंस बनाते हो। और किसी के बारे में गलत सोच लेना, मान लीजिए किसी ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा किया है, लेकिन किसी और ने आपको आके बोल दिया कि उसने आपके बारे में ऐसा बोला, तो आपके मन में क्या बनेगा? उसके लिए गलत परसेप्शन बैठ जाएगा ना, क्योंकि उसने आके बोल दिया आपको कि उसने ऐसा सोचा, जबकि उसने अच्छा किया आपके लिए। तो आपके मन में जो आ गया वो थर्ड पर्सन की वजह से, वो परसेप्शन है, समझे? गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी मैम। जोश, जोश, कितने लोग हैं यहाँ पे? यस मैम। जोश? यस मैम। यस। अब यहाँ बताइए कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड जो हो गया वो कैसे हो गया आपके बैरियर, आपके करियर में? मैम इंफॉर्मेशन ओवरलोड ऐसे होगा अगर हम कोई चीज पढ़े जा रहे हैं सुबह से बहुत ज्यादा पढ़ने लगे तो हम स्टार्टिंग चीज भूल जाएंगे, या हम चीजों को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, उन्हें हम क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा हमें कहीं ना कहीं। हाँ। तो वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड, वो जो कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चलता है ना, कि अब सपोज इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है नेट जेआरएफ का कंप्लीट 20 यूनिट्स, है ना। अब हमने सोच लिया कि एक दिन में मैं सोच रही हूँ कि 4-5 यूनिट फिनिश ही कर दूं, मुझे 2 घंटा ये भी पढ़ना, 2 घंटा, मतलब आप पागलों की तरफ पढ़े जा रहे हो। एट लास्ट क्या होगा, आपने जो आगे का पढ़ा वो पीछे से लीपापोती कर दिया आपने, क्योंकि आपने एक चीज को सटीक तरीके से नहीं पढ़ा, आपने ओवरलोड कर लिया अपने माइंड को। सब कुछ पढ़ तो लिया लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ, है ना। तो वो क्या हो गया, ओवरलोडेड हो गए आप, है ना। तो वो बैरियर आ गया किसमें? एग्जामिनेशन में, समझे? जी मैम। जी मैम। हाँ, कितने लोग इस चीज को अच्छे से समझे कि जो ओवरलोड इंफॉर्मेशन होता है वो आपके एग्जामिनेशन में बैरियर बन सकता है। वो क्या करेगा, आपको कुछ याद करने ही नहीं देगा। तो एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिलपत पड़त निशान। सुना है ना कबीर जी की भाषा में। जी तो मैम। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे चीजों को अपने अंदर इनटेक करेंगे, तो वो एक ब्रांड के रूप में आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो एक ही दिन में ग्रैंड नहीं करना है, ब्रांड के रूप में धीरे धीरे। अब मैं क्यों इतना धीरे पढ़ा रही हूँ कम्युनिकेशन बहुत बड़ा नहीं है, मुश्किल से और 2-3-4 क्लास लूंगी और ओवर, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपकी क्विज, आपकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट होगी, और 1 महीने के अंदर, आपको 1 महीने के बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कम्युनिकेशन के मामले में, 1 महीना भी नहीं, 15 डेज में ये चीज आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाएगी कि यूनिट 4 का जो कम्युनिकेशन पार्ट है वो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपने तैयारी कर ली। कैसे? धीरे 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 अपने माइंड में उसको ब्रांड बना दिया। ओवरलोड नहीं करना है माइंड को, जो पढ़ा रही हूँ उतना ही समझिए, आगे कुछ मत पढ़िए। और अभी मैं आपको ये क्लास ओवर होने के बाद पीपीटी भेज दूंगी, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, कम्युनिकेशन आपके दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड, चूजी परसेप्शन, वर्क प्लेस, गॉसिप। अच्छा, गॉसिप कैसे बन सकता है कम्युनिकेशन में बैरियर, कैसे बनेगा? मैम जैसे क्लास में पढ़ते टाइम गॉसिप करते हैं, हम ध्यान वहाँ जाता कंप्लीटली, तो इन्फॉर्मेशन हम पूरी अच्छे से गेन नहीं कर पाएंगे जितना हमें बताया जा रहा है, वो बैरियर हो जाएगा। गॉसिप जैसे कि बहुत अच्छा बोला आपने, हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अभी अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा
कम्युनिकेशन। पढ़ा, नीचे गए, अपने घर से बाहर गए और अपने दोस्तों के साथ बहुत देर तक गॉसिप किया, खूब सारा गॉसिप किया, मतलब हंसे खेले, हंसी ठहाके मजाक किया, मस्ती करके हम घर वापस आ गए। और इतना मस्ती किया कि जो आपकी एनर्जी है वो वहां पे खर्च हो गई है। अब जब आप घर आएंगे और जो आप पढ़ के गए थे और आगे आपने डिसाइड किया था कि मुझे उसको पढ़ना है, तो क्या आपकी बॉडी में, आपके माइंड में इतनी एनर्जी शेष रह जाती है कि आप उसकी तैयारी कर लो अच्छे से? नो मैम। नहीं। क्यों? रीजन है उसके पीछे, क्योंकि हमारा बॉडी, हमारा जो माइंड है ना, एक लेवल तक ही वर्क करेगा ना। आप उसको मशीन बना देंगे तो कोई भी चीज याद नहीं रहेगा। और योग में भी कहा गया है, इनफैक्ट हमारी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जितना कम बोलेंगे आपकी एनर्जी उतना ज्यादा स्टोर होगी आपके अंदर, है ना, और माइंड उतना ही तेजी से भागेगा। तो जब तक नेट का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, जेआरएफ आप क्लियर कर नहीं देते, तब तक गॉसिप से दूर रहिए, ताकि ये आपके नेट जेआरएफ में बैरियर ना बने। ठीक है? सिमेट्रिक, जेंडर डिफरेंसेस एक्सेट्रा। अब जेंडर में क्या आ गया? जैसा कि अभी मुझे बोला किसी ने कि लड़का लड़की, लेडी एंड मैन जो ऑफिस में काम करते हैं, वहां पे अगर किसी भी तरह की जेंडर पार्शियलिटी होती है तो वो बैरियर में ही आएगा इन योर करियर। अंडरस्टूड? संचार बाधाएं उन अवरोधों को कहा जाता है जो संचार के प्रभावी रूप से आदान प्रदान में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। यह बाधाएं या तो संचार को पूरी तरह से अवरुद्ध करती है अथवा सुचारक द्वारा संप्रेषित संदेश की गुणवत्ता एवं प्रभाव को कम कर देती है, या फिर गलत संदेश प्रवाहित कर देती है। संचार बाधाएं या क्षेत्र में किसी न किसी रूप में मौजूद है, यानी कि किसी ना किसी रूप में ये बैरियर्स है हमारी लाइफ में, है ना, किसी ना किसी रूप में, चाहे ऑफिस में है, चाहे बाहर है, चाहे दोस्तों के बीच में है, पढ़ाई में है, ठीक है, काम में है, थॉट प्रोसेस में है, किसी भी चीज को ले लीजिए, आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में बैरियर है ही है। और सबसे बड़ा बैरियर, कोई एक मुझे बताएगा कि आज की डेट में सबसे बड़ा बैरियर हमारी कम्युनिकेशन में, हमारी लाइफ के करियर में क्या है? जिसने बता दिया उसको इनाम। मोबाइल फोन। मोबाइल फोन। नहीं, कैसे? ईगो मैम, ईगो। और पास में जाइए, और पास में, बहुत स्ट्रेस। करीब है आप, और पास। मैम जेलेसी, स्ट्रेस, तनाव। आलस्य। और पास। आलस, टाइम मैनेजमेंट मैम। एटीट्यूडनल। ये सारी चीजें हैं, लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका थॉट प्रोसेस, राइट, और दूसरा आपका कंफर्ट जोन। अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो ये सारे भी बैरियर्स आपकी लाइफ में इन है, समझ लीजिए। आपकी लाइफ में एक मतलब बने हुए भूत बन के बैठे हुए। एक कंफर्ट जोन को छोड़ने के बाद ये सारे बैरियर्स अपने आप टूट जाते हैं। दूसरा, एक थॉट प्रोसेस, 1 इंच का फासला होता है। थॉट प्रोसेस जैसे ही आप चेंज करते हैं, आप साइकोलॉजिकली वैसा ही क्रिएट करना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में। मान लीजिए मैं सुबह उठी, उठते के साथ ही मेरे मन में आ गया, या मैंने अपने मुंह से बोल दिया, अरे आज का दिन खराब है, वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड क्रिएट करना शुरू कर देगा नेगेटिविटी को। एम आई राइट? तो फिर वही चीजें आ जाएंगी, आप कंफर्ट हो जाएंगे, आप आलसी हो जाएंगे। जैसा अभी सबने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, आलस, है ना, गुस्सा, ये सारी चीजें आपके करियर में बाधा है। तो एक थॉट और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, फिर देखिए अगर इनमें से कोई बैरियर आ जाए लाइफ में तो फिर कहिएगा कि रेखा मैडम ने कुछ कहा था, राइट? एनीवेज, जी मैम। जोश के साथ बोलिए जी। यस 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 मैम। तो संचार बाधाएं, आपको सबको पता चल गया संचार बाधाएं क्या होती हैं। हिंदी में जिन लोगों को पता करना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, क्या होती है साइकोलॉजिकल बैरियर? हमारा मूड मैम। मूड स्विंग्स, टेंशंस। हाँ,
कंफ्यूजन में रहना, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हाँ, जैसा अभी मैंने क्या बोला, साइकोलॉजिकल बैरियर, थॉट प्रोसेस, मैंने पहले ही बोल दिया, थॉट जो आप माइंड में साइकोलॉजिकली इफेक्ट। एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, है ना। हाँ, एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, उस पे सांप पे सुनी होगी, कि एक आदमी है, उसको बोला जाता है कि ये, हाँ, वो उसको हॉस्पिटल जाता है और उसको उसके आंखों पे पट्टी बांध के उसको 2 सुई चुबा दिया जाता है यहाँ पे, और बोला जाता है कि तुम्हें सांप ने काट लिया। ठीक है, अब क्या होता है, साइकोलॉजिकली वो इतना ज्यादा सोच लेता है मुझे सांप ने काट लिया, अब तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, और कुछ टाइम बाद जब उसका वो मर जाता है, सच में मर जाता है, और उसका टेस्ट होता है, मुंह से झाग वाग निकल जाता है उसके, पता चलता है कि उसने साइकोलॉजिकली वो सोच लिया, इसलिए उसके बॉडी में पॉइजन क्रिएट हो गया और वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी, जबकि कुछ नहीं, 2 सुई चुबाया गया था उसको। मैम जैसे कोविड के टाइम पे भी हुआ था, कोविड हुआ था तो जिसको नहीं था उसको वो सोच लिया था तो उसको हो जा रहा था। कोविड तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कोविड ने, मतलब लोग साइकोलॉजिकली बीमार पड़ रहे थे, अरे अब मुझे जुकाम हो गया, अब तो नहीं बचूंगा। ना, ये लोगों ने अपने माइंड में ये एक परसेप्शन बना लिया था, एक थॉट आ गया था उनके अंदर कि कोविड हो गया मुझे, अब जिसको कोविड हो गया ये सेकेंड लहर में ये तो बचेगा नहीं, वो तो कोई बच ही नहीं रहा है जिसको कोविड हो रहा है। तो क्या हो गया, उसके थॉट वैसे क्रिएट हुए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी के अंदर आया और वो सच में चला गया, है ना। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थॉट को अपने कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल योर थॉट हॉर्सेस, फिर आप देखो कैसे सब कुछ स्मूथ होता है। तो थॉट, आपका जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, ये बहुत बड़ी बाधा है आपके करियर में। ठीक है, कम्युनिकेशन में। अब सपोज आपसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है एंड यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई इन इंग्लिश, राइट, क्योंकि आपको आता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, क्योंकि थॉट वैसा चल रहा है, अरे यार मैं गलत ना बोल दूं। तो वो क्या हो गया, साइकोलॉजिकली इफेक्ट आपके दिमाग में आ गया, आपकी बॉडी में आ गया, और आपके कॉन्फिडेंस को उसने लूज कर दिया, है ना। जैसे ही कॉन्फिडेंस लूज होगा, डेफिनेटली वो बैरियर बन जाएगा, क्योंकि आप बोल ही नहीं पाए ना। तो साइकोलॉजिकली सोचने के बाद आपकी बॉडी ने भी रिएक्शन देना शुरू कर दिया और जुबान खुली नहीं, तो क्या हो गया, बैरियर हो गया। Am I right? हाँ जी मैम, यस मैम। How is the जोश? हाय मैम। जोश के साथ पढ़िए, जोश के साथ। ठीक है, तो ये हो गया साइकोलॉजिकल बैरियर। अब फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, अभी फिजिकल बैरियर मेरे साथ आया, कल भी आया था, नहीं परसों। क्या हुआ, अचानक से लैपटॉप ऑफ हो गया, ये क्या कहलाएगा, फिजिकल बैरियर। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और नेटवर्क जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी मेरी वॉइस कट रही है कभी आपकी वॉइस कट रही है, तो ये क्या हो गया, फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर। और क्या एग्जांपल हो सकता है फिजिकल कम्युनिकेशन बैरियर का, हेल्थ इशू मैम, हेल्थ इशू लाइक लूज मोशन। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं और अचानक से मेरे को चक्कर आ गया, या अचानक से मुझे कुछ ऐसा हो गया कि मैं आई एम नॉट एबल टू टीच यू, आई एम नॉट एबल टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट इज फिजिकल बैरियर। ठीक है, वॉइस कट हो गई, कंप्यूटर लैपटॉप बंद हो गया, लाइट चली गई, है ना, तो ये क्या हो गए, फिजिकल बैरियर्स। समझे आप फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं। हाँ जी मैम, अचानक से जो बाधाएं आ जाती हैं। हाँ, अचानक से आई हुई बाधाएं, फिजिकल बैरियर। इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल बैरियर, जो बीमारी का, अभी शारीरिक बाधाएं जो मैंने बताई कि मुझे चक्कर आ गया, इट्स अ सेम थिंग, थोड़ा सा मिलता जुलता है सभी चीजों के साथ। तो फिजियोलॉजिकल में अभी मैं पढ़ा रही हूँ और अचानक मेरे को मूड चेंज हो गया या सर में दर्द हो गया, मैं बोलूंगी कि गाइस सी यू टुमारो। ठीक है, तो क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, मेरे बॉडी में वो रिएक्शन बंद हो गया कि मेरे को आई एम नॉट एबल टू टीच यू, आई एम नॉट एबल टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू। तो क्या हो जाएगा, मैं क्या बोलूंगी, एक्सक्यूज देके मैं चली जाऊंगी, सॉरी गाइस सी यू टुमारो।
क्योंकि मेरे को साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ गए, राइट। आप में से कोई ऐसा है कि अचानक से कुछ प्रॉब्लम होगी, भगवान ना करे, भगवान करे आप सब सुरक्षित रहे और सेंचुरी मार के जाए, ठीक है, हम सब, क्योंकि हम लोग योग में हैं, है ना। तो ये बैरियर किसी के साथ भी आ सकता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब लैंग्वेज बैरियर में क्या आता है? लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। एक हमारी करियर में सबसे बड़ा कम्युनिकेशन में जो बैरियर आता है वो है लैंग्वेज बैरियर। सपोज मैं तमिलनाडु की हूँ, ठीक है, आप हरियाणा के हैं, सपोज मैं कहीं और से बिलोंग करती हूँ, आप कहीं और से बिलोंग करते हैं। जैसे साउथ इंडियन लोगों की लैंग्वेज बहुत थोड़ा सा टफ होती है, मुझे अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन बहुत टफ होती है। I'm not able to understand the single word in South Indian language, ठीक है। तो मान लीजिए मैं वहां गई, मैं केरला गई, मैं किसी ऑफिस में काम कर रही हूँ, तो वहां की जो लैंग्वेज है वो मेरे करियर में क्या बन रही है? हर्डल्स बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, राइट। I can understand in English, but sometimes they use their own languages, right? So I'm not able to understand that language. I'm not able to keep bond in between two people, right? तो क्या होगा? मेरे करियर में बाधा तो आएगी ना, हर्डल्स आ गए। यस मैम। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, अब मैं सर खुजा के रह जाऊंगी, अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे हैंडल करूं। मान लीजिए हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, आता सब कुछ है लेकिन साइकोलॉजिकल बैरियर है वहां पे। तो हम आउट ऑफ कंट्री गए काम करने के लिए, हमें जॉब ऑफर आया, हम काम करने के लिए गए, तो वहां पे इंग्लिश पीपल, उनके साथ हम बॉन्ड नहीं बैठा पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स। तो जब हम उनको समझ नहीं पाएंगे तो वो लोग हमारे साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है ना, वो हमें कुछ समझेंगे नहीं, अपना मानेंगे नहीं। तो किसी भी कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाने के लिए ना हमें सामने वाले के जैसा बनना पड़ता है, या हमारे जैसा वो, लेकिन अच्छे भाव में, अच्छे वे में। तो लैंग्वेज बैरियर जो है ना सबसे बड़ी बाधा है आज की डेट में। अगर आपका ड्रीम है कि आउट ऑफ कंट्री जाकर जॉब करना है, किसी मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में काम करना है, या फिर आउट ऑफ कंट्री में जाकर खुद का योगा सेंटर चलाना है, तो सबसे पहले आपको वहां की लैंग्वेज पे कमांड होनी बहुत जरूरी है। तभी आप वहां के लोगों के बीच में अपनी बॉन्डिंग बैठा पाएंगे, अपना जो कम्युनिकेशन है वो पावरफुल कर पाएंगे। गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. जी मैम। हाउ द जोश? यस मैम। Hi, ma'am. जोश, हाय मैम। यस, पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा फ्रेंडली, थोड़ा हंसी मजाक के साथ, जोवियल नेचर के साथ जब आप स्टडी करते हैं ना, तो वो चीज आपके दिमाग में जल्दी कैच करता है। समझे? Yes, ma'am. जी मैम। जी मैम। तो अब आते हैं एटीट्यूडनल बैरियर्स। एटीट्यूडनल बैरियर्स क्या होता है भाई? व्यवहार संबंधी बाधाएं। अब मेरा बिहेवियर आपके साथ अच्छा है ही नहीं, तो अच्छा कम्युनिकेशन कैसे होगा मेरा आपके साथ? मैं हर वक्त आपको स्ट्रिक्ट होके एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह पढ़ाऊंगी या पढ़ती चली जाऊंगी, है ना? अब या फिर मैं बोलूंगी कल अगर आप नहीं आए ना क्लास में तो मैं आपको अपना मटेरियल नहीं दूंगी, तो वो क्या होगा? मेरा बिहेवियर तो खराब है आपके लिए, तो क्या वो पावरफुल कम्युनिकेशन कहलाएगा? नो मैम। नो। नहीं। आपस में फ्रेंड्स लोग भी जब एक दूसरे के साथ थोड़ी सी कर्कश आवाज में बात करते हैं या ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए बैरियर क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में। क्या हो जाता है? क्योंकि बिहेवियर खराब हो गया है ना। तो ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। तो यहाँ पे ये सेट हो जाता है। ये एटीट्यूडनल बैरियर में आपका ये जो कबीर जी की वाणी है यहाँ पे फिक्स हो जाती है कि जैसे मैम आप फ्रेंडली होके पढ़ा रहे हैं हमें, तो हमारे मन में जो क्वेश्चन बन रहे हैं हम इजीली पूछ रहे हैं। बिल्कुल। कोई सामने वाला अगर हार्डली पढ़ाएगा तो हमें क्वेश्चन भी बनते होंगे तो भी हम पूछ नहीं पाएंगे, नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर हेजिटेशन। अब वहां पे क्या इफेक्ट आ जाएगा? साइकोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि हमें डर है हम पूछ दे कहीं डांट ना खा ले।
आपके Yes, दोहे ma'am. बड़े अच्छे लग रहे हैं यू सॉरी मैम। आप दोहे दोहे भी बहुत सुना रही है ना साथ साथ में। एक्चुअली मैं बहुत बड़ी कबीर भक्त हूँ, कबीर ही नहीं, मैं चाणक्य नीति को भी बहुत मानती हूँ, और चाणक्य ने कुछ बातें बहुत अच्छी बोली है, उसको हमने अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैम हमें भी बताना आप। श्योर श्योर जरूर बताऊंगी। तो अभी देखिए, मैं जहाँ पे पढ़ाती हूँ, जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मेरे साथ वो बहुत काफी फ्रेंडली है। वो फ्रेंडली क्यों है? क्योंकि उनको मैं मजाक मजाक में ही क्वेश्चन का आंसर समझा देती हूँ, उनको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है ना। तो एटीट्यूडनल बैरियर्स, यानी कि मेरा एटीट्यूड अगर आपके लिए ठीक नहीं है तो डेफिनेटली आप मुझे बोलोगे ये अच्छी मैम नहीं है, पक्का बोलेंगे, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि मेरा बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं है ना। तो सारा चीज तो आपके बिहेवियर पे ही है। जैसी वाणी वैसा पानी। अब महाभारत रामायण का एक एग्जांपल देती हूँ। महाभारत में क्या होता है, ईगो जहां पे आता है वहां लड़ाइयां होती है, और जहां पे आप ईगो ड्रॉप करते हैं वहां सब रामायण क्रिएट हो जाता है ना। तो महाभारत में पांडवों ने और कौरवों से जो ईगो की लड़ाई लड़ी आपस में, तो उसमें क्या हुआ, महाभारत हुआ, क्योंकि एक दूसरे का ईगो फ्लक्चुएट हुआ बीच में, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, जबकि उन्होंने किया कुछ नहीं, अपना अधिकार ही मांगा था। और रामायण में ईगो को छोड़ के और राम ने अपनी गद्दी त्याग दी, तो वो एक रामायण क्रिएट हो गया। कितनी शांति से निकला, हालांकि बाधाएं बहुत आई, कोई लड़ाई तो नहीं हुई, सिर्फ रावण को ही तो मारा, और क्या किया। तो वो रावण भी नहीं था, वो ईगो था। तो वो एटीट्यूडनल बैरियर जो है, ठीक इसी तरह से जैसा आप बिहेव करेंगे लोगों के साथ, वही चीजें आपको लौट के मिलेंगी। तो एटीट्यूड को ऐसा रखिए जैसे मधु, जैसे मध टपकता है, अपनी वाणी को वैसा बनाइए। तो एक चीज याद रखना, ये जितने भी बैरियर्स हैं लाइफ में, सिर्फ एटीट्यूडनल बैरियर्स ठीक कर लो, सारे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। कई बार ऐसा नहीं होता है कि यार किसी को कुछ आता नहीं है, लेकिन बिहेवियर इतना अच्छा है बंदे का कि हर कोई उसको अप्रिशिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका एटीट्यूडनल बैरियर्स नहीं है उसकी लाइफ में, उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। गेटिंग माय पॉइंट? यस 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 मैम। यस हर जोश। यस मैम। हाँ, तो ये जो बैरियर्स हैं इनको अपनी लाइफ से काट कूट के फेंक दीजिए। इनको मैं और अच्छे एग्जाम्पल के साथ कल समझाऊंगी, ठीक है। आई थिंक आज का टाइम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, राइट। तो एक 10 सेकेंड्स में रिकैप दीजिए आप मुझे, जिसने जो समझा। 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। मैम आज हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले आता है सेंडर, जो मैसेज भेजता है। उसके बाद होती है एनकोडिंग, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको मैसेज में कन्वर्ट करना, और मैसेज होता है मेन सब्जेक्ट। उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल, जिसके थ्रू हम भेजते हैं, जैसे या फेस टू फेस हो गया या ईमेल भेज दिया, ऐसे वैसे कुछ। और डिकोड, उसके बाद आता है रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करता है। एंड देन डिकोडिंग, डिकोडिंग में आता है कि वो रिसीवर उस मैसेज को मतलब कैसे समझ रहा है, मतलब जैसे हमने भेजा है वैसे वो उस चीज को समझ पाया है या कुछ गलत समझा है। एंड देन उसके बाद होता है फीडबैक। फीडबैक होता है कि जो रिसीवर है वो सेंडर को फीडबैक देता है। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में पढ़ा। इसमें बहुत सारे टाइप्स है, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल एंड एटीट्यूडनल। गुड, वेरी गुड। तो अभी मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भेज दूंगी थोड़ी देर में। तब तक आपके पास जितने भी मटेरियल अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसका एक नोट तैयार कीजिए। आई विल चेक दैट नोट। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे? 32 ओनली है। ये गलत बात है ना कि क्लास मिस कर दिया सबने? कितनी गलत बात है। वो भी कम्युनिकेशन की क्लास है ना, जो आने वाले टाइम में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। कम्युनिकेशन, यस राइट। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग अभी लाइक लास्ट ईयर एग्जाम में टेम्परेचर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए थे।
मैं बोल रही हूँ ना कि कम्युनिकेशन इज अ बिगेस्ट पार्ट इन लाइफ, नॉट ओनली इन नेट JRF, इट्स अ बिग ब्रांड। कम्युनिकेशन को पकड़ लो, लाइफ में कभी मात नहीं खाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन की बिग डिमांड है। आज की डेट में जो लोग इंग्लिश में बात नहीं करते या जिनकी क्लियर हिंदी नहीं है ना, उनको प्रॉब्लम होती है, बैरियर्स आते हैं ना। तो ये जरूरी है, कम्युनिकेशन को पकड़ के रखिए। कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट पार्ट। सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन कम्युनिकेशन को डेली लाइफ में यूज करना है, एवरी डे। इम्प्लीमेंटेशन, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में। उसको करेंगे तभी तो फिर जब कभी इंटरव्यू देने जाएंगे या आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे ना। मैं तो इंटरव्यू बात नहीं कर रही हूँ, इंटरव्यू देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन डेली डे टू डे लाइफ के लिए। बिल्कुल डे टू डे लाइफ के लिए। बिनी, यू हैव एनी क्वेश्चन? यस मैम। मैम आपने एक बैरियर में जेंडर का बताया था मैम, वो कम्युनिकेशन पे कैसे अप्लाई होगा मैम, कि जेंडर वो जैसे कैसे कि बैरियर अभी बनता है? किसी ने मुझे बताया ना, अभी ऑफिस में जो जेंडर पार्शियलिटीज जो होती है कि लेडीज और जेंट्स में, आज भी हमारा देश कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन ये सच है कि आज भी ये बैरियर हमारी लाइफ में है। एक मर्द और औरत, लड़का और लड़की के बीच की ये बाधाएं अभी है, मौजूद है। इसको हमें खत्म करना है। कैसे खत्म करना है? तो स्ट्रॉन्ग बन के, करियर बना के, ठीक है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है और ये फिजिकल बैरियर है। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। एनीवेज बिनी, आप अपना क्वेश्चन रखिए नोट करके, और कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी के सारे क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से सेवा समाप्त, और मैं कुछ देर में आपको PDF भेज दूंगी। प्लीज अपने नोट्स बनाइए, ताकि एट लास्ट में जब हम क्विज करें तो आप सेकंड में उसको हैंडल कर पाए। राइट? जी मैम। यस मैम। यस मैम। टेक केयर एवरीवन, हैव अ Yes, गुड डे, ma'am. हैव अ Thank वंडरफुल you, डे। ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, मैम, ma'am. प्रणाम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you very much. For most welcome.